नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी आज हमारे बीच हैं। नरसिंहपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई कांग्रेस की नेत्री और महिलाओं को लेकर वो अपनी जो भी आगे की रणनीति है वो भी आपके सामने रखेंगी। और चलिए हम सीधा उनसे परिचय कराते हैं। स्पर्शा जी हमारे साथ हैं। क्या आपका पूरा परिचय हमारे दर्शकों के लिए? नमस्कार, पहले तो बात करने के लिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हूं और अभी यहाँ की मीडिया प्रभारी नियुक्त हुई हूं। तो अगर मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि हम यहाँ क्या आगे करने वाले हैं, तो मैं आज जो करने आई हूँ वो मुझे लगता है एक सतत मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। प्रदेश में जैसा विधानसभा में कहा गया कि पिछले 5 साल में दुष्कर्म बढ़ गए 18%। अब क्या हो गया है कि डायग्नोसिस तो एक्सेप्ट कर लिया है, बार बार किया जाता रहा है, बट जो घटनाएं हो रही हैं, जो बढ़ रही हैं, उस पर क्या किया जा रहा है, इस पे सवाल है। तो नरसिंहपुर जिले में भी एक बहुत दुखद बात है कि पिछले कुछ महीनों में बच्चियों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं। हर दिन एक घटना आप सुनते हैं। और खासकर जब से मैं यहाँ की प्रभारी हुई हूँ, तो मैं और इन मुद्दों पर जब गौर करती हूँ तो मुझे एक लड़के होने के नाते बहुत बुरा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि हम ना इसे रोक पा रहे हैं, जबकि हमारी एसपी महिला हैं, हमारी कलेक्टर महिला है ना, और घटना हो रही है तो एफआईआर करने के लिए रोका जा रहा है। भाई, आग लगवाई जा रही है तेंदुखेड़ा वाली एक घटना में, एफआईआर करने से रोका जा रहा था परिवारजनों को। तो हमारे माननीय पूर्व विधायक जी संजय शर्मा जी को आगे आना पड़ा। या लोगों को अक्सर ये देखते हैं कि जनता को इकट्ठा होना पड़ता है एफआईआर करने के लिए। क्यों भाई? एफआईआर करवाना तो मतलब बेसिक चीज होती है जब कोई अपराध होता है। फिर दूसरी चीज हो जाती है कि इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी जो भी सत्ता में बैठा हुआ, उससे जुड़ा हुआ, उनके से जुड़े हुए संगठन से का कोई व्यक्ति हुआ, तो आप उस पर एक्शन ढीले से लेंगे या नहीं लेंगे? तो जब ये केस न्यायपालिका में पहुंचता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो दोषी है वो बहुत कम प्रतिशत होता है। ये भी विधानसभा में हाल ही में कहा गया कि इतने मुश्किल से 5%, 6%, कुछ सर्टेन लोगों को ही दोषी साबित किया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत में निष्पक्षता नहीं रखी गई, सही तरीके से तहकीकात नहीं की गई। इसके अलावा मैंने आज एक और मुद्दा उठाया है कि पुलिस स्टेशन जो हमारे हैं, इसमें निर्भया डेस्क होती है, महिला डेस्क होती है, क्या हालत है उनकी? वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, मुझे पता है कि वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स की स्थिति कैसी है, प्रदेश का कहीं भी उठा लीजिए तो कितने फंक्शनल है? क्या इन बच्चियों को जो अभी अपराध हुए, इनमें से कितनी बच्चियों और इनके परिवारों को मदद मिली वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर में? ये सवाल उठाने में यहाँ आई हूँ और ये सवाल उठाते रहेंगे हम। तो प्रदेश स्तर पर हम उठा रहे हैं सवाल लगातार, लेकिन मुझे लगता है इस पे विपक्ष होने के नाते हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के हाथ में है कि इस पे चाहे आप सजा के नजरिए से, चाहे रोकथाम के नजरिए से, है ना, शासन प्रशासन सबको मिलकर निश्चित करना होगा कि घटनाएं हो क्यों रही हैं। अगर बच्ची स्कूल जा रही है तो बच्ची वहां से उसके साथ दुष्कर्म के वापस क्यों आ रही है? स्कूल भी ना जाए। बेटी बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कैसे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हो रहा है? ये कुछ सवाल इधर के नहीं, पूरे देश के हैं, बट नरसिंहपुर में खासकर मुझे बहुत विचलित हो रहा है। तो ये सवाल मैं यहाँ पर पूछने आई थी और हम ये आवाज उठाते रहेंगे। इस पर यदि हम बात करते हैं प्रथम दृष्टया, तो क्या नजर आ रहा है जो स्थितियां वर्तमान में बच्चियों के साथ या हम कहेंगे महिला के साथ जो होती हैं घटनाक्रम, उसके पीछे विचारधारा का बहुत बड़ा रोल होता है। और इसको किस रूप में देखते हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें विचारधारा भी अग्रसर रहती है, आगे रहती है, क्योंकि एक तो कानून का दंड जो होता है वो डर बनाता है, भय बनाता है, लेकिन कहीं ना कहीं विचारधारा भी आगे आगे चलती है। उसको लेके क्या क्या विचार है आपके? पहले एक तो आपने कानून के डर की बात, हाँ, वो मेरा वो तो लगातार हम ये कहते आए हैं कि डर खत्म हो गया है, तभी पड़ोसी के घर में घुसकर कोई दुष्कर्म कर पा रहा है। तो ये तो एक चीज है जो पुलिस की नाकामी है, प्रशासन की, शासन की नाकामी है। लेकिन जहां तक विचार की बात है, वो मुझे लगता है एक सोच जहां तक है कि आप किसी के, ये तो फंडामेंटल राइट है आपकी, सुरक्षा जो है वो होता है, लेकिन सवाल ये है कि आप अपने घर की स्त्रियों को, अपने पड़ोस की स्त्रियों को, आपके ऑफिस की स्त्रियों को, आपके कार्यक्षेत्र की स्त्रियों के इस नजरिए से देखते हैं। और मुझे लगता है इस पे क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, हमें, मैं पार्टी वाली बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि ये समाज का मुद्दा है। इस पे विपक्ष के तौर पर हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार को अपना काम करना चाहिए और सामान्य को भी ये समझने की जरूरत है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ तो हम लगातार ये देखते हैं कि भाई घर से लेकर बाहर तक उनको अपनी आवाज
कहने के लिए बहुत चुनौतियां का सामना करना पड़ता है घर से बाहर निकलने में भी। लेकिन अभी जो स्थिति है ना, जैसे सुरक्षा नहीं है तो वो बाहर निकलेंगी कैसे? अगर मैं आज अपने घर से स्टेप आउट कर रही हूँ, आधी रात को भी, मैं सालों तक बाहर रही हूँ, तो एक सेंस ऑफ सेफ्टी ही नहीं है, मिसिंग है कि बच्ची बाहर गई है, लड़की बाहर गई है, और शादीशुदा महिला भी अगर बाहर गई है तो सुरक्षित वापस आएगी कि नहीं आएगी, ये नहीं है। तो हम उनकी शिक्षा की बात कैसे करेंगे, है ना? हम उनकी रोजगार की बात हम करेंगे। आप उन्हें 1200 रुपए दे रहे हैं, वो तो एक अलग ही मुद्दा है लाडली बहना का, लेकिन लाडली बहना अगर लाडली है तो जिंदा तो रहे, सुरक्षित तो रहे। मतलब ये जो मेरी तकलीफ से भरी जो बात है कि दिस इज सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग टू से कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 साल का सेलिब्रेशन कैसे कर ले रहे हैं जब सेलिब्रेट करने के लिए बच्चियां बच नहीं रही हैं, है ना? तो ये मन में बड़ा आता है कि सोच को बदलने की बहुत। अच्छा, इस पर तो क्या कहेंगे, जैसे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, आप देखते हैं उन प्लेटफॉर्मों में बहुत ज्यादा गंदगी परोसी जा रही है। समाज में, परिवार में, आपके हमारे सभी घर में बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, कुछ भी खोलते कुछ भी निकल के सामने आ जाता है। उसको भी आप कितने पर रखते हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अब डिजिटल युग है, आगे धीरे धीरे इसका और विकास होना है, तो इन विकसित क्षणों में भी नारी शक्ति पे या बच्चियों के ऊपर क्या होगा यदि इस पर सही समय पर रोक नहीं लगाई गई? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हम सोशल मीडिया और मीडिया पे हमारा बहुत वास्ता है काम के कारण, और सबका ही है वैसे तो ट्रोलिंग, जब लड़की कोई बहुत मुखर होकर लिखती है और उसमें भी अगर वो राजनीति से जुड़ी लड़की व महिला हो, तो जिस किस्म के शब्द ट्रोल में आते हैं, जो नीचे आते हैं, बलात्कार की धमकियां दी जाती हैं, है ना? डीएम्स इतने घटिया होते हैं कि आप उनकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। यानी आपको डराने धमकाने के लिए आपके लड़की होने की उस पर सवाल उठाया जाता है कि आप चुप हो जाए, है ना? तो ये बहुत ज्यादा समस्या है, और इसको बढ़ावा देने में मैं यहाँ फिर एक राजनीतिक बात ही करना यहाँ चाहूंगी कि जो 10 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो आईटी सेल का जो विकास हुआ है ना, तो जो जिस किस्म से वो बहुत चिंतनीय है, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि गाली गलौज को मेन स्ट्रीम कर देना, हमारी संसद में भी पहुंच गई है गाली, तो वो चीज, और हमारे जब अपराधी कोई होता है अगर वो संसद में पहुंच रहे हैं, हाल ही के कुछ आंकड़ों के अनुसार जो रूलिंग पार्टी है उसके सबसे ज्यादा सांसद यौन दुष्कर्मी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये समस्या एकदम से गायब हो जाएगी, लेकिन इस पर सोचने की जरूरत है कि हमारी जो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का कानून जब बन रहा है ना, या सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की बात हो रही है, उसको कौन कर रहा है? क्या वो इतने संवेदनशील हैं? तो सरकार में बैठे लोगों को पहले ये संवेदनशीलता रखनी होगी, संसद में बैठे लोगों को ये संवेदनशीलता रखनी होगी कि उनके घर की बच्चियां, उनके घर की बेटियां भी सोशल मीडिया या अदरवाइज भी बाहर निकलती हैं आम लड़की के तौर पे। अगर किसी को कोई बड़े पद पर वो सिंपल तौर पे बाहर निकलता है तो भी उसको वही फेस अगर करना पड़ रहा है, यही तो फर्क है कि आम लड़कियों को क्या फेस करना पड़ रहा है। मुझे लगता है मेरा मतलब ये था, मेरा सवाल ये था कि जो सोशल मीडिया पर जो परोसा जा रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि जो बच्चे जो है हमारे नए नए बच्चे हैं, आजकल मोबाइल की परंपरा हो गई कि माँ बाप जो है वो हम देखते हैं लगातार कि उन्हें अपने कोई कार्य करना होते हैं, काम करना, बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। जब पकड़ा देने के बाद आजकल जो डिजिटल युग का जमाना है, बच्चा जब खोलता है तो उसको कुछ नया दिखता है, वो जो नई चीज उसको दिख रही है उसके आगे विचारधारा का डेवलपमेंट हो रहा है। तो विकास के साथ इस विचारधारा को बढ़ने में कितना दोषी मानती हूँ कि जिससे ये विकृतियां फैल रही हैं यौन समस्या वाली? नहीं, ये तो आपने सही कहा कि पेरेंट्स होने के नाते ये आसान लगता है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जब मैं बात करती हूँ कि बच्चों को हम सोशल मीडिया जो दे रहे हैं, एक तो पेरेंटल जिम्मेदारी है ही है कि आप अपने बच्चों को फोन, एक तो पेरेंटल लॉक होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे अभी मैं ट्रेन में आते वक्त ही मैं अभी किसी को कह रही थी कि मोबाइल और स्क्रीन टाइम बच्चों का कम होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ये बैठकर समझाया जाना भी जरूरी है ना। स्कूल्स में आई थिंक इस पे ध्यान दिया जाना जरूरी है कि भाषा, किस किस्म की भाषा आप सोशल मीडिया पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक बहुत ताकतवर चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज चाहे तो बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां दुनिया भर में, बहुत सारी रिवॉल्यूशंस आ रही हैं, अभी आ रही है, कुछ भी कहना हो तो बहुत जल्दी हम कह सकते हैं उस बात से। लेकिन अगर आप उसमें अपनी भाषा पर, कि उससे बच्चों पे, जैसे भी हाल ही में काफी मुद्दा उठा है कि हमारे जो एक शो था जिस पर ये बात उठी थी, बट वो कोई
पहला मामला तो नहीं है हमारे देश में। मैंने आपको कहा ट्रॉल्स है ना, पेड तरीके से जो लोग लगाए जा रहे हैं किसी प्रोपेगेंडा के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा हो या अदरवाइज हो, इस तरीके के लोग इस माहौल को बढ़ावा देते हैं। और दूसरी चीज, अगर कोई इस तरीके की बात रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे भी सुना जाए सोशल मीडिया पे, वो बेटर होगा। इन्हें कहते हैं ना कि ऑल्टरनेटिव हो। अगर लोग इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गलत कंटेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उस तरीके की भाषा, उस तरीके के जो सही लोग हैं उनको भी सुना जाए। और रेगुलेशन की जिम्मेदारी में लौट कर फिर से आऊंगी कि सरकार को निष्पक्ष रूप से एक जो अभी कानून आ भी रहा है, तो उम्मीद है कि वो कानून विपक्ष का मूवन करने के लिए, इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स का मूवन करने के लिए काम नहीं आएगा, बल्कि एक्चुअली उसका उद्देश्य सही होगा। इस पर से एक बहुत बड़ी बात सामने निकल के आ रही। देखिए, आपने जिम्मेदार ठहरा दिया सरकार को या पुलिस विभाग को। आपकी हिसाब से यदि माना जाए तो वो जिम्मेदारी उनकी बनती है, क्योंकि उस चीज को वो उनको डील करना, उनको फॉलो कर रहे थे। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज और सामने आ रही है निकल के कि क्या जिस मांग को लेकर आज आप यहाँ पर आए हैं और आप चाह रहे हैं कि इस बात को आवाज को बुलंद किया जाए, तो क्या अन्य जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति में जो आप भी आती हैं और भी महिलाएं, तो क्या जो सरकार की अन्य योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं पे भी कभी आप लोगों ने विचार किया? जैसे कि आयुष्मान की बात करते हैं, आयुष्मान भारत पे हम देख रहे हैं लगातार, आप जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं, निजी हॉस्पिटल में लगातार महिलाओं का, क्योंकि हर घर में महिला है, सही बात, उनके कोई भी स्वास्थ्य बिगड़ता है, ऑपरेशन होना है, कुछ भी होना, तो एक मोटी रकम आयुष्मान के बाद भी ले ली जाती है और आयुष्मान के का भी लाभ लिया जाता है और वहीं दूसरी ओर भी कर लिया जाता है। क्या अन्य कोई ऐसी चीजें कांग्रेस को नजर नहीं आ रही कि इसके हटके, इसके अतर भी हम कुछ कर सकते हैं? नहीं, जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो डेफिनेटली हम जितने आयुष्मान का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, घोटाला जो स्कैम है, इन सब पर समय समय पर अलग अलग तरीके से इस पे आवाज उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे नर्सिंग घोटाला, जैसे मैं अगर बात करूं, नर्सिंग में सबसे ज्यादा लड़कियां जाती है, तो वो पूरा इम्पैक्ट वुमेन पे है। लेकिन जब महिलाओं के मुद्दों की बात आती है तो डेफिनेटली इसका दायरा बहुत बड़ा है। और अभी फिलहाल क्योंकि अपराध बढ़ रहे हैं तो हम इसकी बात जरूर करें तो एक सतत बात है, मतलब ये तो सिस्टमिक आपको सुधार लाना ही होगा। मैंने क्या बोला अभी आपसे चर्चा में, एक बड़ी अच्छी बात यही कही कि ये करोगे, सुरक्षा निश्चित करोगे, तब तो दूसरी बातें मैं कर पाऊंगी, है ना। लाडली होने के लिए जिंदा बचना जरूरी है पहले, है ना। तो डेफिनेटली आपने एकदम सही बात कही कि जहां पर भी महिलाओं को जिन योजनाओं से फायदा भी होता है और वहां नहीं पहुंच रहा है, जैसे मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बात भी कर देती हूँ क्योंकि मैंने उस दिशा में भी काम किया है। कब से हमारी जो दीदियां हैं, आशा दीदियां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, समय समय पर ज्ञापन सौंपती हैं ना, उनके आंदोलन होते हैं। आई थिंक चुनाव के समय एक बड़ा आंदोलन हुआ, तब जाके उनका कुछ जो मानदेय था थोड़ा बढ़ाया गया, सालों से लगा हुआ था। फिर उनके इरेगुलर पेमेंट्स होते हैं, उनको जो दिया जाता है मानदेय वो रेगुलर नहीं होता है। जबकि आज आशा दीदी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से बढ़कर मुझे लगता है जमीन पर स्वास्थ्य के उसमें कुछ नहीं होगा। वो सबसे जमीनी हमारी वो है स्टाफ, क्या बोलते हैं, जो टास्क फोर्स आप कहते हैं ना, हेल्थ टास्क फोर्स है, वो जो अगर हम उनको ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो हम हमारे स्वास्थ्य के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करें, अपने महिलाओं का स्वास्थ्य भी और ओवरऑल भी जो ग्रामीण स्वास्थ्य की समस्या है, और हम उनके रोजगार के साथ भी। लेकिन वो मुद्दा माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के समय से अभी तक लगातार बना हुआ है। तो ऐसे बहुत मुद्दे हैं अगर हम उठाना चाहें तो। जब नर्सिंग घोटाला हुआ था, और कब उठाएगी कांग्रेस पर से? आप जैसे निकल पड़े हैं, आप ऐसा लगता है क्रांतिवीर के रूप में आप आगे बढ़े, तो हम लोग को भी एक बड़ी आशा जागी है, क्योंकि कांग्रेस की शून्यता जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग को भी खलती है। क्योंकि यदि आप विपक्ष के भूमिका नहीं निभा पाओगे तो उस कार्य को मीडिया को करना पड़ता है। तो हमारा ये होता है कम से कम कांग्रेस वो अपनी विपक्ष की भूमिका तो सही ढंग से निभा पाए। अब देखिए, नर्सेज बेटियां हैं, आपने भी अभी जिक्र, नर्सेज बेटियां हैं, उनके साथ गलत हुआ। गलत होना मतलब एक हर प्रकार से गलत हो सकता है ना, उनके पास की एक ही प्रकार थोड़ी होता। बिल्कुल, आर्थिक शोषण भी होता, शारीरिक भी है, मानसिक भी है। अब बच्चियां जो नर्सेस पढ़ के निकल रही, पता चला वो कॉलेज ही अधिकृत नहीं है, पता चला वो उनको आज दिनांक तक सर्टिफिकेट नहीं मिले। नर्सिंग में बहुत बड़ा घोटाला, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। तो ये माना जाए कि विपक्ष बिल्कुल शून्यता पर चला गया है, ये मान लिया नहीं। यहाँ पे मैं आपको शून्यता शब्द आपने मैं इससे एग्री नहीं करती, क्योंकि जब अभी हम माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में भी देख रहे हैं, और लगातार आप देख रहे हैं हमारे जो NSUI, IYC और हम लोग भी सब अपनी, जैसे मैं अपनी भी बात करूं, हमें से सभी अपनी अपनी कैपेसिटी में और बड़े लेवल पर भी विपक्ष के कांग्रेस
लगातार इस पे आंदोलन भी कर रही है ना। हम लोग जो जो प्रक्रियाएं होती है, जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस होती है, वो सब कर रहे हैं और लगातार करते रहें, क्योंकि हमारे मुद्दे, हमारी बातें जनता के मुद्दे ही हैं। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, चाहे हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, है ना, आज भी, कल भी, इनफैक्ट अभी 2 दिन पहले उन्होंने जो MPPSC का चल रहा है, मतलब भगवान जाने उसमें क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल पे बैठ के अपनी बात को वजनदारी के साथ रख देना अपने दायित्व से मुक्ति हो जाती है? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, ये दायित्व से मुक्ति नहीं है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है आज की डेट में, क्योंकि आप भी जानते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ हम जब कहते हैं, और इतनी, आप बताइए कि हम आपसे चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो बात हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, वो जनता तक भी पहुंचे। और अनफॉर्चुनेटली इस समय जिस किस्म के हम दौर में, उसमें हम निष्पक्ष विपक्ष की आवाज निष्पक्षता के साथ नहीं पहुंचते देखे गए हैं इन 10 सालों में भी, और इस वजह से हमें जरूरी हो जाता है आप जैसे सभी लोगों का साथ। सिर्फ ये काफी नहीं है डेफिनेटली, लेकिन हम स्ट्रेटेजिक होती है हर चीज कि आप कब क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो ये दायित्व और भी हो जाता है। जैसे अभी जो कल अपहरण होके एक घटना है, लेकिन मैं हमेशा मानती हूँ कि हम मुद्दे पे बात करें। एक घटना तो सिम्टम है, वो आउटकम है आपके जनप्रतिनिधियों और आपके प्रशासन का की इग्नोरेंस का। उन्होंने इसको निगलेक्ट कर दिया। अच्छा, आज हो गई घटना, कोई बात नहीं, चलो पकड़ लेंगे, मतलब अरेस्ट कर लेंगे, फिर अगले दिन हो गई, मतलब हो रहा है। इसको कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल। तो ये माना जाए ना कि विपक्ष की कहीं ना कहीं अनदेखी कह दें, मौन स्वीकृति कह दें, या ये कहा जा सकता है विपक्ष मजबूती से खड़े नहीं हो रहा सामने, तो इसके कारण भी तो भय नहीं है ना। देखिए, किसी भी चीज का जब विरोध होता है ना, तो अच्छे अच्छे लोग, कितने बड़ी कोई सामने पॉलिटिकल पार्टी हो या कितना बड़ा शासन प्रशासन हो, जब किसी चीज का विरोध होता है ना, तो विरोध के बाद उसमें सुधार के कार्य होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज, अच्छा आप नरसिंहपुर आए आज, क्या लगा नरसिंहपुर में आपको, क्या नजर आ रहा है, कितनी सक्रियता नजर आ रही है, कितना आप, खैर मैं जान सकता हूं कि आप एकदम बोल नहीं पाएंगे सच सामने, लेकिन वास्तविकता क्या लग रहा है आपको कि आप जिस क्रांति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या उसमें आप सफल हो पाएंगे? क्योंकि अकेला व्यक्ति के, मतलब नारी के साथ दुष्कर्म का मामला नहीं है, सिर्फ मामला उनके अन्य उनके साथ जो शोषण का है, उसके लिए भी आप आगे बढ़ने का आपने बोला कि हम लगातार प्रयास करेंगे। तो इन सब मुद्दों को लेकर नरसिंहपुर में कितना सफल होगा ये काम, क्या कहेंगे आप? मदन जी, मैं एक बात कहूंगी कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि ये मेरी अपनी लाइफ की फिलॉसफी भी रही है कि 1 स्टेप एट अ टाइम होना चाहिए। हम जब चुनावी साल होता है तो अलग तरीके से काम करते हैं, राजनीति में ऐसे ही होता है ना, लेकिन जब हम सामाजिक मुद्दे पे काम कर रहे हैं तो हम पहले समझते हैं चीजों को। अच्छा, वो वोटर को लुभाना पड़ता है ना, इसलिए ऐसा करना होता होगा? नहीं, जब 6 महीने बचते हैं या 4 महीने बचते हैं, तो अपन देखते हैं बहुत एग्रेसिव होकर महिला शक्ति है, कांग्रेस पार्टी है, या जो भी अन्य दल है, वो निकल के सड़कों पे जनता के हमदर्द बन के बाहर आते हैं। ये अन्य 4.5 सालों में क्यों नजर नहीं आता? नहीं, वो सबका नजर आता है, लेकिन क्या वो नजर आने दिया जाता है? मैं बार-बार ये मीडिया तो सड़कों ही पे रहता है, मीडिया तो लगातार बाहर ही खड़ा रहता है, पत्रकार आप देखिए जहां तहां आपको मिल जाएंगे। आजकल तो सोशल मीडिया का जमा है। आपके माध्यम से एक सवाल है कि जब इन 10 सालों में, क्योंकि आप प्रदेश स्तर के चैनल से जुड़े हुए हैं, तो क्या इन 10 सालों में या प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार रही है, तो क्या सिमिलर सवाल हमने तब भी उठाए आपके चैनल में? मैं आपकी बात नहीं करी, मैं ओवरऑल इस पे अगर बात करें तो क्या तब भी उठाए जब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का व्यक्ति मिला हुआ था? क्या आपने लगातार उस पर एक्शन लिया? क्योंकि आज ये हो रहा है कि अक्सर ये होता है, सत्ता दल से जुड़ा व्यक्ति जब अपराधी होता है तो चुप हो जाता है सब, है ना, चुपचाप उसको साइड में कर दिया जाता है, रफा दफा हो जाता है। यही अवधारणा है, यही सोच जो है कांग्रेस की है, ये सोच को कहीं ना, यही सोच कांग्रेस को कहीं ना कहीं गर्त में लेते चली जा रही है। जो वर्तमान शब्द का थोड़ा मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं ये बात बोल रहा हूं कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, आरोप प्रत्यारोप जो होता है, वो यदि आप पार्टी पे और उन संस्थान पे लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, यदि मीडिया को भी कटघरे में खड़ा करेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कांग्रेस, आप खुद मीडिया को दूर कर रहे हैं। अच्छा, और मीडिया क्योंकि आपकी विपक्षी भूमिका में काम कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको मीडिया को सपोर्ट न करके मीडिया के ऊपर प्रश्न दागना है। आपको प्रश्न नहीं कर रही हूँ, बहुत उम्मीदें हैं, मैं वही बोल रही हूँ कि मैं या मेरा तो काम ही है ये
तो जब मैं देखिए मेरा भी काम है, हाँ, पत्रकारों का काम है, हम सभी पत्रकार हैं, राजनीतिक दल से जुड़ा होने के कारण मेरा काम है आप जब चर्चा करना तो वो एक उम्मीद, एक आशा, एक क्या कहना चाहिए, एक बहुत ही जिम्मेदारी का भाव भी रहता है कि आपसे भी उम्मीद है, हम दोनों जिम्मेदार पार्टीज हैं इस तरफ, एक जो सामने बैठे हुए हैं, कि सवाल आप भी उठाइए कि एक बच्ची अगर जिसके साथ जब अपराध हुआ है और वो हो सकता है कि सर्टेन कम्युनिटी से आती हो और जो अपराधी है वो एक सर्टेन कम्युनिटी से हो जो अपर हो उससे रिलेटिवली, तो क्या वो किसी के दबाव में आए बिना उस अपराधी को सजा हो पाएगी? ये हमारे देश में अभी हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है ऐसा, है ना? तो क्या हम एज सोसाइटी, एज मीडिया, सब लोग, जैसा मैंने कहा कि हम सब अपना अपना किरदार निभाते हैं, जिम्मेदारी, तो क्या हम अपना किरदार बिना डरे न्यूट्रल रूप से, बैलेंस रूप से जितना हो सके क्या हम निभा रहे हैं? तो मैं कटघरे में खड़ा नहीं कर रही बल्कि बहुत जिम्मेदारी से आपकी तरफ देख रही हूँ, क्योंकि ये 10 सालों में हमने पाया है, एक समय था जो आप भी जानते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट हुआ था, तो उसके कारण जिस किस्म से कांग्रेस पार्टी पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए, भले बाद में कोर्ट में सब गलत साबित हुआ, लेकिन मीडिया ने एक इमेज बना दी कि ऐसा ऐसा है ये। तो आप उस समय देखिए कि मीडिया का कोई गला नहीं घोटा गया, तभी ये संभव हो पाया ना, एक आंदोलन इतने बड़े लेवल पर किसी का सफल हुआ और झूठा तरीके से जो किया गया वो इसलिए सफल हो पाया क्योंकि मीडिया ने वो दिखाया, जनता की आवाज़। मीडिया तो सिर्फ वही दिखाएगी ना जो समाज में परोसा जा रहा है, समाज में किया जा रहा है। जब कांग्रेस को कुछ करना ही नहीं है, कोई रैली नहीं निकालना, अब मैं बताऊं आपको, इस पर सब बड़ी बात है कि हमें आप आए, आपने बुलाया, मीडिया आया नहीं आया बताइए, लेकिन आपके यहाँ जब कार्यक्रम होते हैं तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया को बुलाया जाता है। आपके यहाँ जब आप कोई ज्ञापन देने जा रहे हैं, कोई हड़ताल है, कोई टूर्नामेंट है, तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी कमी है। आप क्योंकि आप मीडिया प्रभारी बनिए, तो ये बहुत बड़ी चीज हम आपके सामने रख रहे हैं कि ये जो कनेक्टिविटी है, ये भी सिर्फ आपकी जो प्रेजेंटेशन है, आप जो बोलना चाह रहे हैं वो आप सिर्फ प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं भैया आप वो दिखा दो, तो ये तो संभव नहीं ना मीडिया के सामने। हमारे दोनों पक्ष हैं, हमारे हम दो आंखें हमारी, उसके बीच में हमें समाज के बीच में खड़े होकर हमको समाज के बीच में जाना है, आपको भी जाना है तो हमको भी जाना है, और हमें एक जिम्मेदारी के साथ जाना है। तो आदमी कहेगा यार भैया क्या कर रहे हो आप, तो ये चीजें, हमारी बातों पर हमें बहुत विश्वास है कि आम जनमानस है, भले ही नेता ना करते हो लेकिन आम जनता जो है वो बहुत विश्वास करती है। हमारे द्वारा लिखा हुआ 4 लाइन का भी एक शब्द जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा हड़कंप मचा देता है। आप भी देखते हैं कार्रवाइयां हो जाती हैं, सब होता है बकायदा, तो क्योंकि ये जनता का प्रेम हमारे साथ है, जनता का विश्वास हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जो जवाबदारी है, उन जवाबदारियों से आपकी जो दूरी है और प्रेजेंटेशन और कनेक्टिविटी की जो कमी, कहीं ना कहीं ये भी तो एक मूल वजह हो सकती है ना कि अपन ने सीधा उठा के कह दिया कि ऐसा ऐसा हो गया था इसलिए ऐसा हुआ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को वजनदारी के साथ, क्रांतिकारी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी होगी, हम आएंगे आपके हर कार्यक्रम में। तो अभी वही बदलाव और क्रांति का वक्त चल रहा है जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में। हम लगातार ये काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मतलब कोई सिलेक्टिव हम नहीं होना चाहते, बल्कि क्योंकि अभी मेरे लिए जिला, डेफिनेटली आपने सही कहा, मैं समझ रही हूँ इस जिले को, लेकिन मुद्दे तो ऐसे हैं कि खाली नरसिंहपुर जिले का नहीं, अगर सुरक्षा की बात करें तो हम पूरे प्रदेश में उठा रहे हैं। तो हम वो काम करते रहेंगे और सतत प्रक्रिया, मैं इसको सतत प्रक्रिया के तौर पे देखती हूँ। लेकिन ये आज हुई घटना नहीं है। विधानसभा में जब कहा गया तो 5 साल में हुआ, उन्होंने कहा, तब बीजेपी की ही सरकार थी प्रदेश में और देश में भी। तो मुझे लगता है अब खाली भाषणों में सत्ता पक्ष, अच्छा एक और चीज है मदन जी, मैं कहना चाहूंगी कि जो सरकार में होता है ना, उसकी सबसे ज्यादा जवाबदेही हो जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सबको अपने अपने बात भी करनी चाहिए, लेकिन ये विपक्ष का भी काम है और सरकार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है सवालों का जवाब देना, और सभी का काम भी होता है सरकार को उसकी अकाउंटेबिलिटी निश्चित करवाने में याद दिलाना। मुझे लगता है हम अपना काम करें, सरकार को अपना काम अच्छे से करना चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ थी स्पर्शा चौधरी जी, नरसिंहपुर जिले में प्रथम आगमन है आपका, लगातार सबसे उनने रूबरू हुई और नरसिंहपुर जिले को जानने का प्रयास किया। तो क्या जाना उन्होंने, कुछ तो आपके सामने स्पष्ट तौर पर रख दिया। मुझे लगता है जो क्रांतिकारी भाव को लेकर वो निकली हैं, हो सकता है कि उनको इसमें सफलता मिले और हमारी मीडिया की ओर से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।